गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप लोगों ने ना यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का नाम सुना होगा, राइट? इनको हम लोग ब्लू हेलमेट के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग कंट्रीज में आपको जहां कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां पर आपको ब्लू हेलमेट्स देखने को मिल जाते हैं, जो सेल्फ डिफेंस में एक्ट करते हुए वहां पर पीस एंड स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। अब देखो, एक इसी तरह से आपको लेबनान के अंदर ना UNIFIL देखने को मिलेंगे। दिस स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। इनकी कोशिश भी यही है कि कैसे वहां पर पीस एंड स्टेबिलिटी यहाँ पे लाई जा पाए। अब देखो, पिछले कुछ दिनों के अंदर क्या हुआ है, इसराइल के जो टैंक्स है ना, उन्होंने ये जो यूएन फैसिलिटी है लेबनान के अंदर UNFIFIL की, उसके यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे बहुत सारे यहाँ पे उनके टैंक्स के द्वारा जो गेट्स थे उनको यहाँ पे तोड़ दिया गया, उनकी पोजीशन को एंटर किया गया। एक्चुअल में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जी नेतन्याहू का ये मानना है कि जो लेबनान है ना, वो यहाँ पर UNIFIL को यूज कर रहा है, एक तरह से उनको हॉस्टेज बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो यहाँ पर इस वजह से इसराइल ने रिक्वेस्ट भी करी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल को एक वीडियो मैसेज के माध्यम से कि जितने भी UNIFIL है ना, उनको यहाँ से हटा लिया जाए। तो यानी कि आप नोटिस कर पाओगे कि इस मुद्दे के अंदर इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उनको भी यहाँ पर एक तरह से वो भी इंक्लूड हो चुकी हैं इसके अंदर। अब बात करें, देखो कितने लोग हैं यहाँ पे जो UNIFIL के लिए यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आप नोटिस कर पाओगे कि 10,000 से ज्यादा पीस कीपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे फ्रॉम 50 कंट्रीज। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत की, तो भारत इनमें ना थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। देखो, अगर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की वैसे बात करूं तो वहां तो डेफिनेटली इंडिया और बांग्लादेश वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं। पर यहाँ पर मैं स्पेशली लेबनान की बात कर रहा था ना, तो 10,000 पीस कीपर्स देखने को मिल जाएंगे, जहां पर 903 इंडिया की तरफ से हैं। पर जिस एरिया की यहाँ पर अभी बात हो रही है, जहां पर ये टैंक्स वगैरह आपके आए हैं, वहां पर भारत का कोई प्रेजेंस नहीं है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और इनफैक्ट अगर हम बात करें, देखो इस तरह से आपका कोई यूएन पोजीशन को एंटर करना, उनको ब्रीच करना, ये इंटरनेशनल लॉज का बहुत बड़ा वायलेशन हमें देखने को मिल जाएगा। आप नोटिस कर पाओगे जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701 है ना, उसका ये आपको वायलेशन देखने को मिल जाता है। दोस्तों, डेट है आज की 14 अक्टूबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। देखो, नोबेल प्राइज हमने काफी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है आपका पीस प्राइज के बारे में। हर दिन हम एक डिस्कशन करते ही हैं। तो एक्चुअल में पहली चीज तो आपको ना एक वर्ड पता होना चाहिए, दैट इज हिबाकुशा। आप जानते होंगे 1945 में, ठीक है ना, दुनिया भर में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने पे थी, उस समय यहाँ पर जापान की दो सिटीज थी, हिरोशिमा और नागासाकी। ये दोनों सिटीज का नाम आई एम श्योर आप लोगों ने पहले पढ़ा ही होगा अपने, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो, राइट? लिटिल बॉय और आपका फैट बॉय जो था, वो अटैक्स यहाँ पे किए गए इन सिटीज के ऊपर, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की इस एटॉमिक बॉम्ब की वजह से डेथ हो गई। पर कुछ लोग वहां पे इसको सरवाइव कर गए, हालांकि बहुत सारे उनकी बॉडी के ऊपर इश्यूज थे, राइट? अब उसके बाद से एक हमारे सामने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम है निहोन हिदानक्यू। दरअसल में जो मैं वर्ड यूज कर रहा था ना, हिबाकुशा, ये उन्हीं को बोलते हैं जो हिरोशिमा और नागासाकी के सर्वाइवर्स, एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। उनके द्वारा ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, निहोन हिदानक्यू। एंड इनकी कोशिश ये होती है कि दुनिया भर के अंदर ना कहीं पर भी न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, एक वर्ल्ड ऐसा हो, पूरी दुनिया ऐसी हो फ्री फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स। एंड कहीं ना कहीं आप नोटिस करो, न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी और आगे यूज ना हो। साथ में ही आप नोटिस कर पाओगे, जैसे जापान के अलग अलग एरियाज होते हैं, तो जितने भी सारे 47 आपको प्रीफेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, उनके अंदर इनकी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएंगी। यानी कि पूरा ये जापान ही एक तरह से इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। प्लस न्यूक्लियर वॉर नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए, एक कंप्लीट हमारा यहाँ पे एक टोटल बैन होना चाहिए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड एलिमिनेशन होना चाहिए इनका। एंड साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे ये जो आपका हिदानक्यू है, निहोन हिदानक्यू जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कॉपरेट करती है, ताकि वो लोग जो कहीं ना कहीं इससे पीड़ित थे, उनके लिए जिंदगी थोड़ी और हम यहाँ पे बेहतर कर पाए, उनके जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए जिंदगी थोड़ी बेहतर कर पाए। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज द ओनली नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉम्ब सर्वाइवर्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, जिनको हम हिबुक्शा के नाम से जानते हैं। तो ये नाम भी और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इन्हीं को इस बार यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज यहाँ पे दिया गया है। अब मैंने पीस प्राइज के बारे में जो स्टैटिक डिस्कशन था वो ऑलरेडी पिछले हफ्ते कर दिया था, बट आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो आपके सारे प्राइज होते हैं ना, वो तो मिलते हैं स्वीडन के अंदर, पर जो आपका पीस प्राइज है ना, वो मिलता है आपका नॉर्वे के अंदर।
अब आप पूछेंगे इसके पीछे कारण क्या है। देखो बहुत कोई स्पेसिफिक कारण यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलता। एक्चुअल में जब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था अल्फ्रेड नोबेल जी के बारे में, तो उनकी विल के अंदर ये मेंशन था कि जो पीस प्राइज होगा वो नॉर्वे के अंदर मिलेगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नॉर्वे की जो हिस्ट्री रही है वो काफी शांति की रही है, ठीक है ना, वहाँ पे लोग काफी एक दूसरे के साथ शांति प्रिय ढंग से रहते हैं, तो शायद इसीलिए नॉर्वे को चूज किया गया था एज पीस नोबेल प्राइज। बट वी डोंट हैव द क्लियर कट रीजंस बिहाइंड इट, तो ये बात भी आपको बताना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखिएगा, ये नॉर्वे में मिलता है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये जो आपकी निहोन हिदानक्यू है, ये क्या है, एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। लास्ट वीक मैंने आप लोगों के साथ जब डिस्कशन किया था, आई हैड टोल्ड यू कि आपके जो नोबेल प्राइज होते हैं ना, वो लोगों को मिलते हैं, पर जो पीस प्राइज होता है ना, वो आपकी किसी संस्था को भी मिल सकता है। बाकी देखो, अगर आप बात करो फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बाकी मैंने डिस्कशन किया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को भी मिल सकता है। और कितने, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 इंडिविजुअल्स में शेयर हो सकता है एक साल का नोबेल प्राइज। पर अगर मैं बात करूं पीस प्राइज की, तो ये भाई आपकी संस्था को भी मिल सकता है, जैसा कि ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है। पहले भी रेड क्रॉस हो गया, इस तरह से है ना, बहुत सारी एंटिटीज को यहाँ पे इस तरह से नोबेल पीस प्राइज यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये कुछ बातें थी पीस प्राइज के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर PW, यहाँ पर मेरे साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट PDFs होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, मैं इसी टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगला दोस्तों टॉपिक है हमारा, एनसीबीसी रिकमेंड्स इंक्लूजन ऑफ 7 कास्ट सब कास्ट फ्रॉम महाराष्ट्र इन सेंट्रल ओबी लिस्ट। देखो एनसीबीसी के द्वारा क्या हुआ है, अभी यहाँ पर इन्होंने रिकमेंड किया है कि महाराष्ट्र की जो 7 कास्ट या सब कास्ट हैं, इनको सेंट्रल ओबीसी लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया जा पाए। थोड़ा सा पहले हम ओबीसी के बारे में समझते हैं। ओबीसी स्टैंड्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये कलेक्टिव टर्म है जो उन कास्ट को यहाँ पे क्लासीफाई करती है जो कहीं ना कहीं एजुकेशनली या सोशली थोड़ा डिसएडवांटेज होते हैं। अब यह बात अगर मैं करूं दोस्तों सेंट्रल लिस्ट की, तो आर्टिकल 342A के अंतर्गत ना आपके प्रेसिडेंट साहब को ऑथराइज किया गया है ताकि वो स्पेसिफाई कर पाए ओबीसीज की जो सेंट्रल लिस्ट होती है विद रिगार्ड्स टू पर्टिकुलर स्टेट और यूटी। अगर इस सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज के अंदर कुछ चेंजेस करने होते हैं, देन दे कैन बी डन ओनली बाय द पार्लियामेंट। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कल को यहाँ पे वो पूछ लेगा कि प्रेसिडेंट कर सकते हैं, नहीं, मॉडिफिकेशन जो किया जाता है कैन बी डन ओनली बाय द प्रेसिडेंट। इसी तरह से जैसे सेंट्रल लिस्ट होती है, उस तरह से आपको स्टेट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। ये क्या करती है, हर स्टेट या हर यूटी को एम्पावर करती है कि आप अपनी खुद की एक अपनी लिस्ट बना सकते हो, ठीक है, जो कि आपकी सेंट्रल लिस्ट से अलग भी हो सकती है। यानी कि सेंट्रल लिस्ट में कुछ और लोग हो सकते हैं इस तरह से क्लासिफाइड, स्टेट लिस्ट में कोई और लोग भी हो सकते हैं क्लासिफाइड। इसी तरह से अगर हम बात करें, जो संविधान के अंदर संशोधन हुआ था उसके माध्यम से स्टेट्स एंड यूटीज को मतलब एम्पावर किया गया था कि आप अपनी लिस्ट क्रिएट कर पाओगे। ये तो हमने चलो डिस्कस कर ही लिया। थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे आर्टिकल 15(4) की, तो यहाँ पर बात करी गई है कि आप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस कर सकते हो। आर्टिकल 16(4) यहाँ पे बात करता है रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ ओबीसीज। उसी तरह से आर्टिकल 340 बात करता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे पता लग पाए कि कैसी कंडीशन है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड की, एंड कुछ रिकमेंडेशन दी जा सकती हैं ताकि जो भी दिक्कतें या समस्याएं आ रही हैं उनको हम इम्प्रूव कर पाएं। एनसीबीसी के बारे में थोड़ा सा जान लो। इंपॉर्टेंट बात है कि ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखो पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, पर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 2018 के अंदर, उसके माध्यम से एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है अंडर आर्टिकल 338B। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इस वजह से काफी न्यूज में भी रहा है पिछले कई सालों से। आर्टिकल 338B ही मैंडेट करता है आपके यूनियंस, आपके स्टेट गवर्नमेंट को कि वो एनसीबीसी को कंडक्ट करें कुछ भी पॉलिसी मैटर्स के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर आपको एक चेयरपर्सन देखने को मिल जाएंगे, वाइस चेयरपर्सन और 3 और मेंबर्स जो कि प्रेसिडेंट साहब जिनको अपॉइंट करेंगे। इनकी क्या सर्विस होगी, क्या टेन्योर होगा, वो सारा प्रेसिडेंट साहब ही यहाँ पे डिटरमिन करते हैं। इनके काम ये रहते हैं कि मान लेते हैं किसी जैसे कम्युनिटी को यहाँ पर इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना है, उसके रिगार्डिंग रिकमेंड करेंगे, प्लस एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। बैकवर्ड क्लासेस के लिए जितने भी सेफ गार्ड्स हैं, चाहे वो लीगल सेफ गार्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स हैं, क्या वो एनफ है या कुछ और करने की जरूरत है, वो इनके द्वारा देखा जाता है। कुछ कंप्लेंट्स आती हैं कि जिस वजह से लेट्स से उनके राइट्स या सेफ गार्ड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क उठा है, तो उन पर्टिकुलर कंप्लेंट्स को इंक्वायर करना, एंड साथ ही साथ इनके जो आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके पार्टिसिपेशन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर कैसे इंक्रीज करना है, उसके रिगार्डिंग भी रिकमेंडेशन यहाँ पे दी जाती हैं। वन लास्ट पॉइंट कि जो सिविल कोर्ट की पावर है ना, वो यहाँ पर आपको एनसीबीसी के पास भी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, जब भी कोई सूट को वो ट्राई करते हैं। तो ये कुछ बातें थी सेंट्रल ओबीसी लिस्ट के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। आगे आते हैं, अगला टॉपिक हमारा है इंडियाज ब्लैक कार्बन एमिशन। देखो अभी हमारे सामने एक डेटा सेट आया है जो बात करता है कि कैरोसिन बेस्ड जो लैंप्स होती है ना, इंडिया इनके ऊपर जो निर्भर हो रहा है,
उस वजह से कहीं ना कहीं 12.5 गीगाग्राम्स ऑफ आपका ब्लैक कार्बन यहाँ पर रिलीज होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ ब्लैक कार्बन के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने ना सूट वर्ड सुना होगा, राइट? दरअसल में उसी को ही हम ब्लैक कार्बन बोलते हैं। ये तब अमिट होता है जैसे आपके व्हीकल्स हो गया, आपके मोबाइल मशीनरी हो गया, शिप्स, कोल या वुड बर्निंग स्टोव्स हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, या फिर जब कहीं ना कहीं आप किसी को ऐसे ना एग्रीकल्चर वेस्ट को जब आप बर्न करते हो, उस वजह से रिजल्ट होता है क्या, आपका ब्लैक कार्बन या आपका सूट। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि दिस इज अ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट। शॉर्ट लिव्ड का मतलब इसका मैक्सिमम जो होता है ना वो हफ्ता तक ही यहाँ पे सस्टेन करता है, रहता बहुत ही कम टाइम के लिए है, पर अपने आप में काफी ज्यादा डेंजरस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं बात करता हूँ ना क्लाइमेट चेंज की, तो इट इज अ वन ऑफ द बिग कंट्रीब्यूटर्स टू क्लाइमेट चेंज। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा जैसे आप लोग पढ़ते हो अपने एनवायरनमेंट के अंदर, हम लोग सुनते हैं ना पर्टिकुलेट मैटर के बारे में, आप लोगों ने PM2.5, PM10 के बारे में सुना होगा। तो दरअसल में ब्लैक कार्बन जो है ना वो आपका पर्टिकुलर मैटर का ही एक आपका कंपोनेंट देखने को मिल जाएगा, जिस वजह से एक इंसान की लंग्स के अंदर हो गया, ठीक है, बहुत ट्रैप हो जाता है ये, एंड उस वजह से कहीं ना कहीं एक इंसान को सांस लेने में दिक्कत आती है। बहुत इस तरह से इश्यूज आते हैं उनकी बॉडी के रिगार्डिंग, राइट? बाकी इस तरह से अगर बर्निंग वगैरह होती है तो दैट बिकम अ मेजर इशू। बाकी ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन में तो कंट्रीब्यूट करता ही है। हालांकि देखो अगर आप नोटिस करोगे ना, जैसे मैं केरोसिन की बात कर रहा था, यहाँ पे डिस्कस किया ना हमने केरोसिन बेस्ड लैंप्स का, केरोसिन की जब मैं बात कर रहा था, बायोमास से इसकी बर्न रेट तो लो होती है, पर एमिशंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं केरोसिन के काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा मैंने डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग भी, इसका एक आप GWP देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ब्लैक कार्बन का जो 20 ईयर पोटेंशियल है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 700 से 4000 टाइम्स ज्यादा है, मतलब मल्टीप्लाइड है, ठीक है, उतना टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड के कॉरस्पॉन्डिंग आपको इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखने को मिल जाएगा। तो पॉइंट वही है, टाइम भले ही कम है उसका, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है, बट अपने आप में जो इसका डेंजर है, जो पोटेंट है ना, वो बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है, कई बार आप लोगों ने जैसे इस तरह से क्लाउड्स भी देखे होंगे, तो अगर क्लीन क्लाउड्स होंगे उससे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपकी सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पर अगर आपके क्लाउड्स जो हैं वो सूटी क्लाउड्स हैं, ठीक है ना, ये वाले जो आपके मैं बात कर रहा था ब्लैक कार्बन वाले, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेंगे। सनलाइट अब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं क्लाउड के अंदर और जो रेन पैटर्न्स हैं उसके अंदर बदलाव भी आ जाता है। तो ये भी एक बहुत हार्मफुल इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। एंड इवन अगर हम बात करें आर्कटिक या बाकी और जगह के ऊपर स्नो या आइस मेल्ट करने के पीछे भी ब्लैक कार्बन का काफी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा पर्टिकुलर मैटर 2.5 की तो बात करी, एंड साथ ही साथ कैसे लंग्स को, हार्ट को, ब्रेन को ये काफी मेजर इम्पैक्ट कॉज कर सकता है, एंड ब्लड स्ट्रीम से एंटर होते हुए अकॉर्डिंगली बाकी ऑर्गन्स को भी काफी ये इम्पैक्ट करता है। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है विद रिगार्ड्स टू इंडियन वाइल्ड एस। आप लोगों ने एशियन वाइल्ड एस सुना होगा, राइट? उसी का ही एक सब स्पीशीज हमें देखने को मिल जाएगा, इंडियन वाइल्ड एस। अभी यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन को देखा गया गुजरात के अंदर, तो ऐसा पाया गया कि लगभग 7000 या 7500 के आसपास इनकी पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाती है। अब आप पूछेंगे कि सर हमने गुजरात के अंदर ही यहाँ पे इसका क्यों किया? क्योंकि एक्चुअली में अगर हम बात करें दुनिया की, सबसे ज्यादा इंडियन वाइल्ड एस दुनिया के अंदर आपको और कहीं नहीं बल्कि गुजरात के अंदर जो रन ऑफ कच्छ एरिया है ना, वहीं पर ही आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट, मतलब लास्ट पॉपुलेशन रदर आई शुड से ऑफ इंडियन वाइल्ड एस इज रिस्ट्रिक्टेड टू रन ऑफ कच्छ, ये वहीं आपको देखने को मिलते हैं। आपका IUCN स्टेटस आप पे नियर थ्रेटन देखने को मिल जाएगा, साइट्स के अंदर ये अपेंडिक्स 2 के अंदर है। इनकी हैबिटेट रहती है डेजर्ट हो गया या ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आपको पाए जाते हैं। बाकी इनको जरा आप पिक्चर से जरा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, कई बार इनको खच्चर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सब स्पीशीज है एशियन वाइल्ड एस की। इनके ऊपर ना यहाँ पे इनको डिस्टिंक्टिव आप देख रहे हो, ये सारा व्हाइट कलर इनका, राइट? ये व्हाइट कलर ही अपने आप में इनका काफी डिस्टिंक्टिव फीचर आपको देखने को मिल जाता है। इस तरह की व्हाइट मार्किंग इनकी आपकी पूरी बॉडी के ऊपर ही ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा वाइल्ड एस की बात करें तो एक तो देखो अफ्रीका हो गया, जैसे मैंने बताया अभी, उस तरह से एशियन वाइल्ड एस, ये आपको नाम ध्यान में रखने, पर इस तरह से आपको अलग अलग रीजन्स के हिसाब से ये देखने को मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये आपको लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर देखने को मिल जाएगी। यही एकमात्र जगह है जहां पर आपको खच्चर या फिर इंडियन वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाते हैं। एंड ये सेंचुरी के अंदर आपको दो ट्राइब्स, राबरी और भारवाड़, ये दो ट्राइब्स का भी पता होना चाहिए। देखो यूपीएससी ने ऑलरेडी आई थिंक 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इंडियन वाइल्ड लाइफ के ऊपर या सेंचुरी के ऊपर, तो दीज थिंग्स ऑल्सो बिकम रियली रियली इंपॉर्टेंट। ऐसे कुछ फैक्चुअल स्टेटमेंट्स यूपीएससी हमसे पूछ लेता है। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, ये लास्ट दिनों के अंदर हुआ है, ठीक है। तो फॉरेक्स रिजर्व हमारे जो है ना वो $700 बिलियन को क्रॉस कर गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, RBI की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे
तो वो वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट निकालते हैं, यानी कि डेटा वगैरह काफ़ी ना वीकली बेसिस के ऊपर अपडेट वो करते हैं। तो अगर हम बात करें पिछले वीक की, जैसे ये 11 अक्टूबर का है, उससे पहले 4 अक्टूबर ऐसे 27 सितंबर, हर वीक का यहाँ पे आपको आरबीआई का डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। अब जब दोस्तों मैं बात करता हूँ फॉरेक्स रिजर्व्स की, फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेक्स रिजर्व्स की सॉरी, तो होता दरअसल में क्या है कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स के 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स, दूसरा गोल्ड, तीसरा एसडीआर एंड चौथा हो गया हमारा रिवर्स ट्रांसपोजिशन, राइट। अब मैं बात करता हूँ फॉरेन करेंसी एसेट्स की। तो कई बार क्या होता है ना, हमारे जैसे आरबीआई है, आरबीआई की तिजोरी के अंदर दूसरे करेंसी के एसेट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यूएसए के बॉन्ड्स हो गया, राइट, हमारे पास वो पड़े रहते हैं। अब कल को कुछ भी इंपोर्ट करवाना है, एक्सपोर्ट करते हैं जब हम कहीं ना कहीं, उससे हमें फायदा होता है। और जब हम इंपोर्ट कराते हैं तो हमारे पास डॉलर्स होने चाहिए ना। तो अगर हमारे पास अच्छा खासा यहाँ पे रिजर्व पड़ा हुआ है, तो दैट शोज कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी खासी हमारे पास स्टेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ आपका फॉरेक्स रिजर्व। अदरवाइज अगर आप कंपैरिजन करो 1991 में, 1991 में, तो हमारे पास सिर्फ 15 दिन के आसपास का फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ था इंपोर्ट के लिए, राइट। अब हुआ क्या है, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 700 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया है। ये आप यहाँ पर इस नंबर को देख पाओगे, ठीक है, क्योंकि मिलियन डॉलर में ना, तो ये बड़ा सा नंबर है, पर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये 701 बिलियन डॉलर देखने को मिल जाएगा। अब इसमें आप नोटिस करो, ज्यादातर जो कंपोनेंट है ना, वो आपका और कोई नहीं, वो आपका फॉरेन करेंसी एसेट ही है। एक्चुअल में मैं चाहता हूँ कि आप इसका ऑर्डर याद करो। फॉरेन करेंसी एसेट्स आर द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ टोटल रिजर्व्स, फॉलोड बाय सेकंड नंबर के ऊपर आपका गोल्ड आ जाता है, तीसरे नंबर के ऊपर आपका तीसरे नंबर पे ऊपर आ गया आपका एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, आईएमएफ के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड चौथे नंबर पे ऊपर आ गया आपका रिवर्स ट्रांसपोजिशन। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि इस ऑर्डर में आपका जो रिजर्व्स होते हैं, दोज आर इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। आई होप दैट इज क्लियर। इसके अलावा एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि इंडिया के भले ही 700 बिलियन डॉलर आपके रिजर्व्स हो चुके हैं, पर हमारे से भी कुछ बड़ी कंट्रीज हैं जिनके हमारे से ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व हैं। पहले नंबर पे आ जाता है आपका चाइना, जिसके लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। दूसरे नंबर पे आपका आ गया जापान, तीसरे नंबर पे आपका आ गया स्विट्जरलैंड, एंड चौथे नंबर पे हमारा आ जाता है भारत। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर यहाँ पे यूएसए क्यों नहीं है? देखो, यूएसए क्यों होगा पहले ये बताओ। ये बात हो रही है फॉरेक्स रिजर्व्स की, अरे डॉलर तो यूएसए का ही है, तो उसको फॉरेक्स रिजर्व्स की यहाँ पे क्या जरूरत, ठीक है ना। तो इस वजह से दैट इज वाई यूएसए इज नॉट इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ दिस आइटम। मतलब यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए इन चारों के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये डेटा था, बाकी तो आपको पता ही है कि फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ये चारों कंपोनेंट मैंने डिस्कस कर दिए। आरबीआई एक्ट जो है, एंड साथ साथ जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999 का, वो यहाँ पे लीगल प्रोविजंस यहाँ पे होती हैं उनके अंतर्गत, ताकि आप फॉरेक्स रिजर्व्स को यहाँ पे गवर्न कर पाओ। होते क्या है ये एसेट्स होते हैं जो कि डिनोमिनेट होते हैं फॉरेन करेंसी के, जो कि सेंट्रल बैंक रिजर्व में अपने पास यहाँ पे रखता है। और मैंने आप लोगों के साथ सारा डेटा भी डिस्कस कर दिया। अगर हम पिछले कई सालों की बात करें तो काफी तेजी से हमारे फॉरेक्स रिजर्व बने हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करोगे, जब 2007 की बात थी ना, तब हमारे पास सिर्फ 200 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व्स थे। फिर एक साल के बाद ही, 7 और 8 के बीच में, या एक साल से कम टाइम के अंदर ही, हमारे फॉरेक्स रिजर्व 300 बिलियन डॉलर हो गए। फिर हमें ज्यादा टाइम लग गया, 10 साल लग गए लगभग 400 बिलियन डॉलर तक आने के लिए। पर उसके बाद आप नोटिस कर पाओगे, काफी तेजी से पिछले 6-7 सालों के अंदर ही हमने 400 से 700 बिलियन डॉलर तक हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए। बाकी इसका कारण यही है कि इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बूस्ट हुआ है, फॉरेन इन्फ्लोज आए हैं, बहुत सारा पैसा, ठीक है, इंडिया में आया है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आई हैं। इंडिया के इवन आपके जो बॉन्ड्स हैं उनको जेपी मॉर्गन इंडेक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो उससे एक स्टेबिलिटी बनती है, उससे एक कॉन्फिडेंस बनता है आपके जो इन्वेस्टर्स के अंदर। आरबीआई ने इंटरवीन किया है, जैसे आप नोटिस कर पाओगे कि आरबीआई के द्वारा डॉलर्स को परचेज किया गया है पिछले दिनों के अंदर। इसके अलावा मार्केट स्टेबिलिटी एंड साथ ही साथ जो वोलेटिलिटी हमने उसको रोक पाए हैं कि रुपए को ज़्यादा ऊपर नीचे होने नहीं दिया। तो ये सारे कारण बनते हैं कि जिस वजह से फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे हैं। अब फॉरेक्स रिजर्व अच्छी बात आप नोटिस कर पाओगे कि इससे कहीं ना कहीं जब ज़्यादा होते हैं ना कंट्री के, तो उससे इन्वेस्टर्स को इंश्योरेंस होता है। बाकी आप नोटिस करो कि इकोनॉमिक क्राइसिस, अगर मान लो कल को कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो उस केस में हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व पड़े हुए हैं। करेंसी, अगर मान लो जैसे जापान के केस में बात करें, जापान दरअसल में क्या करता है ना, यूएस ट्रेजरीज को खरीदता रहता है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, जो डॉलर है वो ज़्यादा मजबूत होगा और येन कमज़ोर होगा। और जब आपकी लोकल करेंसी कमज़ोर होती है, उससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। तो जापान इस तरह से अपने पास फॉरेक्स रिजर्व खूब रखता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, कल को हमें कोई इंपोर्ट के लिए पेमेंट करना हो, डेट वगैरह पे करना हो, तो हमारे पास अच्छे खासे फॉरेक्स रिजर्व होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब फायदे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं विद रिगार्ड्स टू फॉरेक्स रिजर्व्स। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है विद रिगार्ड्स टू एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 3 स्टेटमेंट्स हैं, पढ़िए एंड आंसर बताइए।
ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1, राइट। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है मैरिज एंड डाइवोर्स के रिगार्डिंग। थोड़ा सा इसको पढ़िएगा एंड आंसर करिएगा कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। एंड लास्टली जो तीसरा हमारे सामने क्वेश्चन है गुरु पद्म संभव जी के बारे में, ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। इसके अलावा दोस्तों सैटरडे को मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, एक था क्वेश्चन आपका ट्रैफिक के कॉरस्पॉन्डिंग। देखो जब भी आप कोई पहले तो इस तरह से कोई भी एंटिटी पढ़ो ना, एक आपके दिमाग में आना चाहिए यार ये है क्या एंटिटी, क्या ये यूएन की कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, क्या ये एक एनजीओ है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है क्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। फिर इसके साथ ही साथ जो कि कहाँ पे ये फॉर्म हुई थी या फिर कब फॉर्म हुई थी, एंड लास्टली इसका ऑब्जेक्टिव। अगर ये 2-3 पॉइंटर्स आपके क्लियर है ना तो काफी हद तक आप ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ऐसा मैंने ज्यादातर पीवाईक्यूज में नोटिस किया हुआ है। तो जैसे अगर हम बात करें ट्रैफिक की, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इट्स अ ब्यूरो अंडर यूनैप, क्या ये स्टेटमेंट सही है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर जो ट्रैफिक है ना वो आपको एक एनजीओ देखने को मिल जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ठीक है ना, तो दिस इज समथिंग यू मस्ट रिमेंबर। और एनजीओ है तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और ट्रैफिक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ये आपको यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअल में ना जो WWF है और IUCN है इन्होंने काफ़ी कोलैबोरेट किया था आपके ट्रैफिक के लिए, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर बात करूँ, ट्रैफिक जैसे नाम में ही है ना, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा। फोना एंड फ्लोरा तो समझते हो, ठीक है, एनिमल प्लांट की बात हो रही है। कॉमर्स, कॉमर्स मतलब जैसे कि ट्रेड की बात ही हो रही है ना एक तरह से। तो ग्लोबली ये काम करती है वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क की। इंश्योर यही करती है कि जो अगर इनकी प्लांट्स और एनिमल्स की यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है ना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको खतरा नहीं होना चाहिए नेचर को। दैट इज समथिंग विच इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो करेक्ट कौन सी है? केवल और केवल आपकी 2 ओनली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था एक NILP के बारे में, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, याद है? ये हमने पढ़ रखा है पहले। एक्चुअल में मैंने आपको साथ डिस्कशन किया था कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि देखो जिनको प्रॉपर बच्चों को जिनको पढ़ा दिया जाता है अपने चाइल्डहुड के अंदर ही, पर कई बार किसी बच्चे का मतलब किसी पर्सन का, नॉट किसी बच्चे का, किसी पर्सन का ऐसा होता है कि यार पढ़ाई बीच में छूट जाती है या फिर वो पढ़ नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए ना हमने क्या किया है, हमने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। आपने इसका नाम उल्लास भी सुना होगा, एक ही बात है। तो कहने का पॉइंट पता क्या है, जिनकी उम्र मान लो 15 साल से ऊपर है पर उनकी वो चाहते हैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना, तो उनके लिए प्रोग्राम है एंड दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, इसके माध्यम से देखो जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर चीज सिखाई जाएगी। यहाँ पर ना फोकस किया जाएगा थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि भाई उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े, हम चाहते हैं डिजिटल लिटरेसी इंक्रीज हो, उनको चाइल्ड केयर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं कि फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी आए, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स हो, राइट, ये पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो 5 साल के लिए प्रोग्राम है। हर साल हम कहीं ना कहीं 1 करोड़ लोगों को टारगेट करेंगे, 15 साल और उसके ऊपर वाले लोगों के लिए। तो कल को वो कह देगा ना कि आपको कि ये 3rd से 6th क्लास के लिए है, तो उस स्टेटमेंट को गलत मार्क कर देना। यहाँ पे 15 से ऊपर साल वालों की बात हुई है जिनकी कहीं ना कहीं शिक्षा पूरी नहीं हो पाई है, उनको हम यहाँ पे शिक्षा देना चाहते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसकी इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, 5 साल के लिए है, 22-23 से लेकर 26-27 के बीच में। और दीक्षा हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से इनको पूरी की पूरी यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। और ये वॉलेंटरी बेसिस के ऊपर है कि आप आइए, ठीक है, जो पढ़ाना चाहते हैं वो भी पढ़ा सकते हैं और जो सीखना चाहते हैं वो भी यहाँ पे सीख सकते हैं। तो नॉन लिटरेट जो है उनको कहीं ना कहीं इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे ना, तो यू विल रियलाइज कि अब ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो चुका है। कैसे सर? अरे देखो ना, जैसे पहली बात तो कह रहा है कि 1 करोड़ लर्नर्स पर ईयर, क्या ये बात ठीक है आपकी? मैंने जैसे कहा कि टोटल 5 करोड़ यहाँ पे हमें करने हैं और हर साल 1 करोड़ चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अबव द एज ऑफ 6 तो नहीं है यार, पर है ना, 6 तो नहीं है, 15 साल से ऊपर वाले लोग हैं। और आपके जो टाइम पीरियड है वो भी गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि हम यहाँ पे क्रिटिकल लाइफ स्किल्स आपको देना चाहते हैं एज अ पार्ट ऑफ इट्स लिटरेरी डेफिनेशन, ये बात सही है। और तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी डेफिनेटली यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी 2 एंड 3 यहाँ पे आंसर बनेगा। अब देखो मैंने जैसे कहा, एक तो इसका नाम था NILP, उसी तरह से उल्लास या फिर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये भी इसका नाम ही है। अगर आपको थोड़ा इंग्लिश हिंदी आती है ना, तो नव का मतलब क्या हुआ? न्यू, भारत मतलब इंडिया, यहाँ लिटरेसी मतलब आपका साक्षरता, और प्रोग्राम का मतलब यहाँ पर कार्यक्रम। तो एक ही बात है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम बोले, NILP बोले या उल्लास बोले, वो एक ही बात है। एक आखिरी चीज स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, यहाँ पर ना एक वर्ड यूज हुआ है लिटरेसी।
लिटरेसी का मीनिंग क्या होता है, मैं पहले आपको बताता हूँ। लिटरेसी का जो यहाँ पे आप मीनिंग देखोगे, इट इज द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड कंप्यूट विद कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, आप लिख पाओ, रीड कर पाओ एंड कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर पाओ, राइट, वही होता है लिटरेसी। और एक टर्म यहाँ पे यूज होगा इस पर्टिकुलर आपकी प्रोग्राम के अंतर्गत, दैट इज फुल लिटरेसी। फुल लिटरेसी देखो, वैसे तो 100% लिटरेसी होनी चाहिए, पर वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो हमने 95% लिटरेसी मान लो किसी स्टेट या यूटी में हो गया ना, तो हम उसको फुल लिटरेसी ही उसको यहाँ पे मान लेंगे। तो ये बात भी आपको बताना चाहिए। एंड लास्टली जो मैंने बात करी वॉलंटियरिज्म की, उसको कर्तव्य बोध भी आप यहाँ पे कह सकते हो। तो यहाँ पर ये स्कीम जो है ये कर्तव्य बोध के या वॉलंटियरिज्म के स्पिरिट को इंप्लीमेंट करती है। अगला एक और होमवर्क मैंने आपको दिया था, सोलर पैराबोलॉइड टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है सर? अरे बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर ये सामने क्या देख रहे हो, ये सूरज है, सूर्य है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपने ना इस तरह से कुछ मिरर्स लगा दिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से देखो सूर्य से ऐसे लाइट आई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मिरर से क्या होगा, वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ पर हमने ना एक रिफ्लेक्टर लगा दिया, राइट। अब रिफ्लेक्टर नहीं, रिसीवर बोलना चाहिए इसको, रिसीवर लगा दिया। अब जितनी यहाँ से लाइट आई थी मिरर के ऊपर, रिफ्लेक्ट, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, और वही सारी की सारी लाइट कहाँ पे आ गई, वो यहाँ पर ना इस रिसीवर में हमने रिसीव कर ली। तो क्या होगा, ये जो रिसीवर ट्यूब है ना, ये सारी कंसंट्रेटेड सनलाइट को कैप्चर कर लेगा, एंड इसी रिसीवर के अंदर आपको एक फ्लूइड देखने को मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, जो फ्लूइड हीट हो गया है ना, उसको हम यूटिलाइज करेंगे। कहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। अब उसके माध्यम से आप कुछ भी कर पाओगे, या तो किसी किसी प्रोसेस के लिए आप डायरेक्टली हीट प्रोवाइड कर दोगे, या फिर अगर आपको लेट्स से स्टीम टरबाइन को रन करना है, आप वो भी कर पाओगे। इसी टेक्नोलॉजी का नाम है आपका सोलर पैराबोलॉइड आपका टेक्नोलॉजी। अगर हम इसकी स्टेटमेंट्स को पढ़ें, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यहाँ पर आपके लॉन्ग पैराबोलिक मिरर्स, ये जो मैं बात कर रहा था, वो यूज होते हैं, हाँ जी, जो क्या करते हैं, सनलाइट को फोकस करते हैं ऑन टू अ रिसीवर ट्यूब, यस दैट इज करेक्ट। फिर हम इसको, आप नोटिस करोगे जो रेगुलर सोलर पैनल था उससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट कर सकता है, ये भी बात करेक्ट है। एंड इससे कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे जो थर्मल एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती है। तो दैट इज ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, समझे? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आज का दोस्तों होमवर्क है, ये सामने आपके कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, इनका आंसर आप मुझे बता सकते हो। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, दिन सैटरडे जो होमवर्क दिया था, एक था यूपीयू के बारे में, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। पहली बात तो ये एक स्पेशल एजेंसी है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। रेड पांडा आईयूसीएन स्टेटस क्या है आपका, एंडेंजर्ड था, राइट। तो ये स्टेटमेंट सर इनकरेक्ट है। लोथल की बात करें तो ये ओल्डेस्ट नोन आर्टिफिशियल डॉकयार्ड है, यस दैट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।